साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर अपने 800 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। आज 801 से अपने को शुरू करने हैं और कल जाते जाते आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा था कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है जो 110 एकड़ के अंदर बना हुआ है वो कहाँ है, उस जगह का नाम आपको बताना था। तो उसका जो सही उत्तर है वो है शाहूपुर। ये उसका सही उत्तर है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 801 से कि हर्षवर्धन का जो जन्म है वो किस शताब्दी में हुआ था। तो कल जाते जाते मैंने आपको जो अपना आखिरी क्वेश्चन भी था कि हर्षवर्धन जब शासक बने थे वो कौन सी शताब्दी के अंदर बने थे, तो 606 के अंदर बने थे। तो मैंने बताया था कौन सी शताब्दी थी, वो 7वीं। और उनका जन्म कब हुआ था, 590 के अंदर। तो जन्म किस शताब्दी के अंदर हुआ था ये भी मैंने कल आपको बताया था। तो अपने ऑप्शन है वो देख लेते हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। तो 590 ईस्वी में जन्म हुआ था तो वो शताब्दी थी 6वीं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। तो हर्षवर्धन का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ था और यह जो समय है वो 6वीं शताब्दी में आता है। वो पुष्यभूति वंश के महान शासक भी हुए हैं। चूंकि शासनकाल 606 में शुरू हुआ था इसलिए जन्म है वो 6वीं शताब्दी में हुआ। तो बताते हैं कि जब वो 16 वर्ष के थे तब वो शासक है वो बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनौज क्षेत्र के जो राजा थे वो कौन थे इनमें से, हर्षवर्धन, शशांक, ग्रहवर्मा या फिर देवगुप्त। तो कौन थे कनौज के शासक, ग्रहवर्मा। कौन थे ग्रहवर्मा, राज्यश्री के पति। राज्यश्री कौन थी, तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी वो, जिनकी शादी कहाँ करते हैं, ग्रहवर्मा के साथ। किस वंश के थे ग्रहवर्मा, मोखरी वंश के थे और कनौज क्षेत्र के अंदर वो शासन किया करते थे। तो कनौज के शासक थे ग्रहवर्मा, हर्ष की बहन राजश्री के पति थे। उनकी हत्या के बाद हर्ष ने कनौज पर अधिकार कर लिया। तो ग्रहवर्मा की हत्या ने हर्ष के को उत्तर भारत का सम्राट बनने की दिशा के अंदर बढ़ाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ह्वेन-सांग को भारत में कौन सी उपाधियां दी गई थी। तो ह्वेन-सांग जो है वो एक चीनी यात्री थे, तो उसको कौन सी उपाधियां दी गई ये पूछा है कि शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या उपरोक्त सभी। तो कौन सी दी गई, तो शाक्य मुनि की भी दी गई, यात्रियों का राजकुमार भी बोला गया, नीति का पंडित भी बोला गया, उपरोक्त सभी उपाधियां वो ह्वेन-सांग को दी गई थी। ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता। हर्षवर्धन ने उसे राजकीय सम्मान दिया था। वो नालंदा के अंदर कई वर्ष तक रहे थे। तो भारत यात्रा प्राय विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध होने के कारण उन्हें ये उपाधियां हैं वो मिली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एहोल जो अभिलेख है उसकी रचना किसने की थी इनमें से, रवि कीर्ति, ह्वेन-सांग, बाणभट्ट या फिर देवसेन। तो एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने। क्या वर्णन है उसके अंदर, हर्षवर्धन की हार का वर्णन। जीत किसकी हुई, पुलकेशिन द्वितीय की। किस नदी के तट पर युद्ध हुआ, नर्मदा नदी। दक्षिण क्षेत्र के अंदर नर्मदा नदी पर उनका युद्ध हुआ था जिसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है, जिसका वर्णन एहोल अभिलेख के अंदर जो रवि कीर्ति द्वारा रचित है उसके अंदर इस चीज का वर्णन है वो किया गया है। यह कन्नड़ क्षेत्र के एहोल में पाया गया। इस अभिलेख से दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रयाग में हर 5 वर्ष बाद होने वाले आयोजन को क्या कहा गया था। हर 5 वर्ष बाद प्रयाग में जो आयोजन होता था उसे क्या कहा गया था। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, कुंभ मेला, धर्म सभा, महामोक्ष परिषद या फिर भक्ति सम्मेलन। तो क्या बोलते हैं उसे, महामोक्ष परिषद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महामोक्ष परिषद प्रयाग के अंदर हर 5 वर्ष बाद होने वाला आयोजन था। तो हर्षवर्धन ने हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित की। इसमें दान, उपदेश और सामाजिक सेवा होती थी। ह्वेन-सांग है वो इसका वर्णन भी करता है। यह जो सभा है वो धर्म, दान और राज्य के मूल्यों को प्रसारित करने हेतु थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी है वो किस अभिलेख से अपने को मिलती है। तो एहोल, बांसखेड़ा, प्रयाग या फिर ताम्रपत्र। तो कहां से मिलती है ये,
बांसखेड़ा जो अभिलेख है उससे वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी है वो मिलती है। यह अभिलेख हर्षवर्धन के शासनकाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें वंश, उसकी उपलब्धियां और उस समय के धार्मिक कार्यों का वर्णन भी मिलता है। तो ऐतिहासिक प्रमाणों में इस शिलालेख में सबसे अधिक जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख है वो किस लिपि के अंदर था? लिपि पूछा है, लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी थी, नागरी थी, ब्राह्मी और संस्कृत थी या फिर पाली थी? तो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी और संस्कृत लिपि में था बांसखेड़ा अभिलेख। तो यह अभिलेख संस्कृत और ब्राह्मी में था और यह जो लिपि है वो गुप्त काल और हर्ष काल में ज्यादा प्रचलित थी। तो संस्कृत ब्राह्मणों और शासकों की प्रमुख भाषा थी जिससे राजाज्ञाएं अंकित होती थी, यानी राजा जो आज्ञा देते थे वो इसी भाषा के अंदर अंकित होती थी। महाराजा हर्षवर्धन के समय राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल, देश, भुक्ति या फिर नगर? तो क्या कहा जाता था? भुक्ति। किसके समय? महाराजा हर्षवर्धन के समय। किसको? राज्य को। क्या कहा जाता? भुक्ति। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो भी प्रशासनिक इकाइयां होती थी भुक्ति कहलाती थी। इन भुक्तियों का संचालन उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित रखने के लिए ये जो क्षेत्रीय इकाइयां थी वो आवश्यक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं, विषयाधिकारी, नगर सेवक, विषयपति या फिर भुक्तिपति। क्या कहा जाता था? विषयपति। विषय के प्रमुख को विषयपति के नाम से जाना जाता था। विषय है वो भुक्ति के अधीन था, एक उप क्षेत्र था। उसका प्रमुख अधिकारी है वो विषयपति कहलाता था। ये राजस्व व सुरक्षा का कार्य है वो संभालते थे। तो हर सत्र के प्रशासन के लिए अलग अधिकारी नियुक्त होते थे जिससे व्यवस्था है वो बनी रहती थी। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु कब हुई थी? 627, 632, 640, 647। तो उनका जो शासनकाल है वो रहा था 606 से 647 तक। तो इसमें अंतिम जो ऑप्शन है 647, तभी उनकी मृत्यु होती है, यानी वो जब तक जीवित रहते हैं वो शासन करते हैं। 647 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 647 में हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी जिससे वंश भी वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद साम्राज्य बिखर जाता है और हर्ष की मृत्यु के बाद में भारत में एक बार फिर जो क्षेत्रीय राजा है उनका उदय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हमने कि वर्धन वंश के बाद हरियाणा में किस राजवंश का उदय हुआ था? तो वर्धन वंश जो 647 तक रहा था, उसके बाद कौन सा वंश उभर कर सामने आया? ये पूछा। ऑप्शन देख लेते हैं, मौखरी वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। तो कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तरी भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव बढ़ा। यह जो वंश है वो 8वीं शताब्दी में शक्तिशाली बना। इन्होंने अरब आक्रमणों को भी रोका था। तो हर्ष के बाद उत्पन्न शक्ति शून्य को गुर्जर प्रतिहारों ने भरा था, क्योंकि बीच का जो समय काल था उसमें क्षेत्रीय राजा है उन्होंने उस शासन को संभाला था। अलग अलग जगह क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग राजा थे। बाद में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो आगे सामने आता है। तो नागवर द्वितीय है वो किस वंश के राजा थे? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश या फिर कनौज वंश? तो किसके थे ये? गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, जो वर्धन वंश के बाद में शासन करता है। तो नागवर द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। कनौज को राजधानी बनाते हैं, अरबों से वो लड़ाई लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागवर द्वितीय का पुत्र कौन था? भोजराज, महेंद्रपाल, रामभद्र या फिर मिहिर भोज? तो कौन थे? रामभद्र। नागभट्ट जो द्वितीय थे उनके पुत्र थे रामभद्र। तो नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र शासक बनता है। रामभद्र का जो शासनकाल था वो बहुत छोटा था। इसके बाद उनके जो पुत्र हैं मिहिर भोज वो राजा बनते हैं। रामभद्र के पुत्र कौन है? मिहिर भोज। और रामभद्र किसके पुत्र हैं? नागभट्ट द्वितीय के। तो रामभद्र और मिहिर भोज का जो वंशानुक्रम है वो गुर्जर प्रतिहार शक्ति का चरम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामभद्र का पुत्र कौन था? नागभट्ट तृतीय, मिहिर भोज, भोजराज या फिर महेंद्रपाल? तो कौन था रामभद्र का पुत्र? मिहिर भोज। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मिहिर भोज रामभद्र का पुत्र था और उसने प्रतिहार वंश को चरम पर पहुंचाया। यह भोज प्रथम के नाम से प्रसिद्ध था।
देखो भोज प्रथम नाम भी लिखा आ सकता है, मिहिर भोज भी आ सकता है, ध्यान रखना एक ही नाम है दोनों। तो मिहिर भोज के समय प्रतिहार वंश वो सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिहिर भोज को किस नाम से जाना जाता था? भोजराज, भोज प्रथम, प्रतिहार भोज या फिर विक्रम भोज। तो किस नाम से जाना जाता था? अभी पढ़ गया है ऊपर, भोज प्रथम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इनका दूसरा नाम था भोज प्रथम। अरब और दक्षिण भारत तक उनका प्रभाव था, उसने कई टकसालें चलवाई थी। तो इतिहास में भोज प्रथम एक सफल और प्रबुद्ध शासक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिहिर भोज है वो गद्दी पर कब बैठा था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि 812 ईस्वी, 820, 836 या 842 के अंदर। तो मिहिर भोज गद्दी पर कब बैठा था? 836 ईस्वी के अंदर, 836 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 836 में वो गद्दी पर बैठते हैं। किसके बाद में बैठते हैं? तो रामभद्र के बाद में। उनका शासनकाल 49 वर्ष तक चला था और प्रतिहार साम्राज्य को वो और अधिक विस्तार करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिहिर भोज का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो कब बने थे वो? 836 में। तो 836 से 885, 820 से 870, 840 से 890 और 850 से 900। तो उनका जो शासनकाल है वो 49 वर्ष तक चलता है। 836 में बनते हैं, तो 836 से 885। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो यह उत्तर भारत के इतिहास में एक स्थायित्व वाला काल था। उसने कनौज को प्रमुख केंद्र बनाया। इतना लंबा शासनकाल शक्ति, स्थायित्व और कुशल प्रशासन का संकेत भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिहिर भोज के शासनकाल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? सोनीपत, थानेसर, पेहोवा या फिर कन्नौज। तो कौन सा था? पेहोवा। ये भी किसके अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और वहां का जो अभिलेख है वो व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण देता है। विशेषकर घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र? पेहोवा। तो मंदिर और व्यापार दोनों के लिए पेहोवा जो है वो प्रसिद्ध रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 819 की पेहोवा जो अभिलेख है वो किस शताब्दी का है? किस शताब्दी का है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो कौन सी का है? 9वीं का। मिहिर भोज का जो शासनकाल है वो 9वीं शताब्दी का रहा है। 836 से लेकर 885, तो 9वीं शताब्दी थी। तो जो पेहोवा अभिलेख है वो भी इसी शताब्दी का है, 9वीं का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें मंदिर निर्माण और व्यापारिक विवरण भी मिलते हैं। संस्कृत भाषा के अंदर ये जो अभिलेख है वो मिलता है। तो मिहिर भोज के समय यह अभिलेख है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजा मिहिर भोज के समय कौन सी जगह घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी? अभी ऊपर अपने फैक्ट के अंदर देख के आए हैं। तो कौन सी थी? पेहोवा, दिल्ली, कनौज या फिर सोनीपत। तो घोड़े के व्यापार के लिए थी पेहोवा। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पेहोवा जो है वो घोड़ा व्यापारियों की उपस्थिति यहाँ से दी गई है। अभिलेख में उनके नाम भी मिलते हैं। धार्मिक केंद्र भी ये रहा है। राजस्व और सैन्य दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो रहा है। पेहोवा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या फिर पानीपत। तो कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पेहोवा हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर है और मिहिर भोज का यहाँ अभिलेख मिला है 9वीं शताब्दी के अंदर। धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थल भी माना जाता है और पेहोवा का ऐतिहासिक व व्यापारिक महत्व मिहिर भोज काल से प्रमाणित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन समय में घोड़ों का प्रमुख व्यापार केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था ये? दिल्ली, पेहोवा, कनौज या बल्लभगढ़। तो ये था पेहोवा। घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था पेहोवा। यहाँ अभिलेख, यहाँ का जो अभिलेख है वो घोड़े के व्यापार की जानकारी अपने को देता है। उस समय ऐसा बल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिहिर भोज के बाद प्रतिहार वंश का अगला शासक कौन बना था? तो मिहिर भोज के बाद कौन बना था? उनका पुत्र बना। तो उनके पुत्र का नाम क्या था? रामभद्र, नागभद्र तृतीय, महेंद्रपाल प्रथम या भोज द्वितीय। तो क्या नाम था उनका? महेंद्रपाल प्रथम। जो मिहिर भोज के पुत्र थे बाद में प्रतिहार वंश के अगले शासक बनते हैं। महेंद्रकाल का जो शासनकाल है वो 885 से 910 तक रहा।
उसने बंगाल के पाल शासकों से युद्ध किया। तो महेंद्रपाल के काल में भी प्रतिहार वंश की जो शक्ति है वो बरकरार रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ। तो वर्धन वंश के बाद में है क्षेत्रीय शासक कुछ समय तक राज करते हैं, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश आता है। अब पूछा है गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में हरियाणा में कौन से वंश आया। तो तोमर वंश, चौहान वंश, मौर्य वंश या फिर करकोट वंश। तो कौन सा वंश आया था? तोमर वंश। गुर्जर प्रतिहार के बाद में तोमर वंश का उदय होता है। हरियाणा और दिल्ली क्षेत्रों में यह बेटा इस वंश की स्थापना अनंगपाल ने की थी। तो इस वंश ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर शासन किया था। शक्ति के स्थानांतरण में तोमर वंश की भूमिका मध्यकाल की शुरुआत को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तोमर वंश की स्थापना किसने की थी। फैक्ट के अंदर भी ऊपर देखे हैं पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल, समर सिंह या फिर सोमेश्वर। किसने की थी? अनंगपाल ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल प्रथम ने तोमर वंश की स्थापना की और वे दिल्ली के संस्थापक भी इस वंश के माने जाते हैं। दिल्ली को डिलिका कहा जाता था, उस समय क्या कहा जाता? डिलिका। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तोमर वंश के समय दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? तो डिलिका। तोमर वंश की शुरुआत दिल्ली के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली की स्थापना किसने की। पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल, तोमर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो दिल्ली की स्थापना करने वाले कौन थे? अनंगपाल, तोमर। क्या नाम था दिल्ली का? डिलिका। अनंगपाल द्वितीय को दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। डिलिका नगर बसाया उन्होंने। लौह स्तंभ को दिल्ली लाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। तो इतिहास में दिल्ली की नींव का श्रेय है तोमर वंश को जाता है, न कि मुस्लिम सुल्तानों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। इंद्रप्रस्थ, डिलिका, हस्तिनापुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो क्या नाम था? डिलिका नाम था। डिलिका, ऑप्शन बी। दिल्ली का प्राचीन नाम डिलिका, तोमर राजाओं द्वारा यह प्रचलन में आया। डिलिका बाद में दिल्ली नाम बनता है। तो नाम परिवर्तन इतिहास में शासन के साथ जुड़ा होता है, जैसे डिलिका से दिल्ली। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर हरिकेश। तो किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने। किसका निर्माण? सूरजकुंड का। सूरजकुंड हरियाणा में स्थित एक प्राचीन जलाशय है। इसका निर्माण है वो अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। सूर्य मंदिर के नजदीक है ये, बिल्कुल। क्या? सूरजकुंड। आज यह पर्यटक स्थल और मेला स्थल भी है। प्राचीन जल संरचनाएं तत्कालीन समाज के तकनीकी विकास की परिचायक भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। 656, 700, 736 या फिर 780। कब हुई थी? 736 के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 736 में हुई थी। अनंगपाल द्वारा दिल्ली डिलिका की स्थापना मानी जाती है। इसी समय से दिल्ली एक राजनीतिक केंद्र भी बनने लगता है। कालांतर में यह सुल्तानों की राजधानी बनी। दिल्ली की ऐतिहासिक शुरुआत है वो 8वीं शताब्दी में तोमर वंश ने की थी। अनंगपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। तो कब हुआ था ये? 8वीं शताब्दी के अंदर। किसका निर्माण? अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था। फैक्ट देख लेते हैं। अनंगपाल ने करवाया था 8वीं शताब्दी में अनंगपुर बांध का निर्माण। यह बांध आज भी कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। इसका उद्देश्य क्या है? जल संग्रहण करना और सिंचाई हेतु। तो इतिहास में जल संरक्षण की परंपरा अनंगपाल जैसे शासकों से स्पष्ट है वो होती है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कर चुके हैं कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क वो कहाँ है। तो वो था शाहूपुर के अंदर और 110 एकड़ के अंदर ये बना था। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा का एकमात्र मंदिर है, बताना है आपको, कि जहां किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। वो मंदिर कौन सा है उसका नाम बताना है। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।